नमस्कार दोस्तों, आरआर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रजनीश मिश्रा आज लेके आया हूँ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इसमें आप पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं इसमें आप पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और इसके समीकरण कैसे लिखे जाते हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपको बिल्कुल ये विस्तार से बताया जाएगा और बिल्कुल स्लोली आराम से बिल्कुल पढ़ाया जाएगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और ये समीकरण क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम इसको क्लियर करते हुए चलेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब रासायनिक अभिक्रिया हमने इसके पहले इंट्रोडक्शन में, आज सिलेबस के इंट्रोडक्शन में हमने बताया था आपको कि यह पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पदार्थ पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, बिना पदार्थ के अभिक्रिया कैसे कराएंगे, क्योंकि अभिक्रिया बिना पदार्थों के अधूरी है। बिना पदार्थ के अभिक्रिया नहीं हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपको बताया गया था, क्या पदार्थ बताया गया था। पदार्थ क्या होता है हमने बताया था, ऐसी वस्तुएं चीजें क्या है, स्थान घेरती हो और उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। हमने कुछ और डिस्कस किया था कि अवस्थाएं भी होती हैं, इनकी अवस्थाएं भी होती हैं। वो एक मुख्य तीन अवस्थाएं इनकी होती हैं। इनकी मुख्य तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। इन तीनों का हमने बात किया था और हमने एक बात और की थी, क्या कि दो चुप्पे होते हैं। हमने बताया था प्लाज्मा बताया था और बोस-आइंस्टीन बताया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम इसको टॉप करते हुए आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, आपके चैप्टर पे आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के पहले हमको पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा? भौतिक परिवर्तन। क्या पढ़ना होगा? भौतिक परिवर्तन। आपके इस चैप्टर में पहला पॉइंट है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है हम जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वह होता है, वह परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण जैसे आकार अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे आकार अवस्था में परिवर्तन होता है, क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पदार्थ के मूल गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है। आप समझ नहीं पाए? बिल्कुल समझ जाओगे। भौतिक परिवर्तन हमने बताया कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें क्या है, आकार और अवस्था में परिवर्तन होता है। आकार और अवस्था में परिवर्तन होता है। आकार, जैसे मैं मार्कर ले रखा हूं, अभी इसको क्या कर दिया जाए? बीच से तोड़ दिया जाए। इसके दो भाग हो जाएंगे। कितने? दो भाग हो जाएंगे। जैसे हमने मान लीजिए हमने ये तोड़ दिया, इसके दो भाग हो गए। लेकिन पहले क्या था? पूरा था, अब तोड़ दिया, आधा हो गया। तो इसका जो आकार हो गया उसमें परिवर्तन हो गया। तो आकार में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन, आकार और अवस्था में बदलाव आ जाए। अवस्था क्या होता है? हम क्या करते हैं? जल को ले लिया जाए और उसको क्या किया जाए? बर्फ में, क्या किया? फ्रिज में डाल दिया जाए, बर्फ बना दिया जाए, ठोस हो जाएगा। जल क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। अगर ठोस हो जाएगा तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया और उसको हम क्या करेंगे? जैसे ही उसको हल्का गरमाएंगे, उसमें क्या देंगे? ऊष्मा देंगे, वो तुरंत पिघल कर क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? आकार में परिवर्तन हो गया। हमने बताया मार्कर को उदाहरण लेके हमने बताया कि आकार में परिवर्तन हुआ और जल में क्या हुआ? अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। तो वह परिवर्तन जिसमें आकार व अवस्था बदल जाए, क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और भौतिक परिवर्तन वह होता है, इसमें भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है मैं आपको बताता हूं। सेब ले लीजिए। क्या ले लीजिए? सेब ले लीजिए।
सेब सेब कैसा होता है, सेब कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब क्या किया गया, इसको काट दिया गया, सेब को काट दिया गया। जब सेब को काटा गया तो क्या हुआ, इसके आकार बदल गए। क्या बदल गए, इसके आकार बदल गए। और आकार तो बदल गया तो क्या हुआ, इसमें आकार बदल गए, लेकिन क्या हुआ, इसके मूल गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ। सेब था सेब ही है, सेब था सेब ही है, इसके मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन है। दूसरा लेते हैं लकड़ी का कटना। लकड़ी का कटना ये क्या है, मान लेते हैं एक लकड़ी है। क्या है, क्या ये लकड़ी है, लकड़ी मान लेते हैं। उसमें क्या, इसको हम काटते हैं किससे, कुल्हाड़ी से मान लीजिए काटते हैं, कुल्हाड़ी से काटते हैं तो क्या होगा, इसके इसमें जब कट जाएगा तो ये दो भागों में हो जाएगा, ये दो भागों में हो जाएगा। और जब दो भागों में होगा तो क्या होगा, इसके आकार में परिवर्तन होगा, इसके आकार में परिवर्तन होगा। तो हम समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें आकार व अवस्था बदल जाए, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है और इसके मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उम्मीद करता हूं बिल्कुल आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद आपका क्या आता है, भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या होते हैं, बात करेंगे भौतिक परिवर्तन के गुण। भौतिक परिवर्तन के गुण क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन का पहला गुण आकार व अवस्था में बदलाव। हमने बताया आपको आकार और अवस्था में बदलाव हो जाएगा, क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन के गुण में आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन के गुण में आ जाएगा। दूसरा क्या, या अस्थायी होते हैं। अस्थायी मतलब कि इनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं अगर यह अभिक्रिया हो रही है तो। क्या, जैसे आपने क्या कहा कि सेब का कटना, क्या कहा, सेब का कटना, सेब को काट दिया गया लेकिन वह सेब ही रह गया तो क्या है, इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। एक पदार्थ से कोई दूसरा पदार्थ नहीं बन रहा है तो क्या है, ये अस्थायी है। कटने के बाद में वही पदार्थ रह जा रहा है तो क्या है, ये अस्थायी है। दूसरा बात करते हैं आप पे, पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। हमने जैसे कि बताया कि सेब को काटा गया या लकड़ी को काटा गया तो क्या है, लकड़ी को काटा गया तो दो भागों में अलग हो गया, लेकिन 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 क्या हुआ, वह अलग हो गया लेकिन है तो लकड़ी ही, है तो लकड़ी ही। तो क्या हुआ, इसके इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, यह दोनों दिशाओं में होती है, यह जो अभिक्रिया होती है या जो परिवर्तन होता है यह दोनों दिशाओं में होता है। दोनों दिशाओं मतलब इधर को भी जाती है और वापस वापस आ जाती है। जैसे जल ले लिया जाए, क्या, जल ले लिया जाए और जल से क्या बर्फ बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, बर्फ बना दिया जाए। अब जल से बर्फ बना, पहले क्या हुआ, जल से बर्फ बना, कौन सी अभिक्रिया हुई, अग्र अभिक्रिया हुई। कौन सी अभिक्रिया हुई, अग्र अभिक्रिया हुई। अब बर्फ से जल बना दिया जाए तो कौन सी अभिक्रिया होगी, पश्च अभिक्रिया होगी। कौन सी, पश्च अभिक्रिया होगी। तो अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया मतलब जल से बर्फ बन रहा है और बर्फ से जल बन रहा है तो यह क्या, यह दोनों दिशाओं में कार्य कर रही है, यह दोनों दिशाओं में कार्य कर रही है। एक दिशा में जा रही है, बर्फ बन रहा है और दूसरे दिशा में आ रही है, फिर से जल प्राप्त हो रहा है। तो क्या है, दोनों दिशाओं में चल रही है तो इसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। जो दोनों दिशाओं में अभिक्रिया होती है या दोनों दिशाओं में परिवर्तन होता है उसे उत्क्रमणीय बोला जाता है, उत्क्रमणीय। इसके बाद बात करते हैं हम, इसके बाद बात करते हैं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, परिवर्तन के उदाहरण। उदाहरण में बात करते हैं कि उदाहरण क्या होते हैं। उदाहरण में जैसे फलों का कटना, फलों का कटना, फलों का कटना। फलों का कटना क्या है, हमारा भौतिक गुण के या भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। दूसरा, सलाद का कटना क्या है, सलाद बनना, सलाद
बनना। समाज कैसे बनेगा? जब काटा जाएगा तभी बनेगा, आकार में परिवर्तन होगा तभी बनेगा। और मैं बता दूं आपको, जैसे लकड़ी का कटना, लकड़ी का कटना, लकड़ी का कटना। और आपको बताया जाए मोम का पिघलना, इसका मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। मोम का पिघलना क्या कहलाता है? क्या आता है? ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में आता है, मोम का पिघलना। क्लियर? मोम का पिघलना। इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, अब बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन पे। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों में क्या, इसके मूल गुणों में बदलाव हो जाए और एक नया पदार्थ प्राप्त हो जाए, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है या रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर? उसके बाद बताना चाहेंगे आपको रासायनिक परिवर्तन होता कैसे है। रासायनिक परिवर्तन होता कैसे है? जैसे हम ले लेते हैं आग का जलना या कागज का जलना, सॉरी कागज का जलना। कागज को जला दिया जाए और कागज को जलने के बाद में हमें क्या प्राप्त होता है? राख प्राप्त होता है। राख प्राप्त होता है तो कागज के जलने के बाद में राख प्राप्त हो गया, हमको एक नया पदार्थ मिल गया, नया पदार्थ प्राप्त हुआ। अब यह पदार्थ राख से वापस कागज में नहीं आ सकता, तो यह क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसमें हमें एक नया पदार्थ प्राप्त हो गया, रासायनिक परिवर्तन हुआ। और क्या? पदार्थ के मूल गुणों में बदलाव भी हो गया। कैसे? कागज था राख हो गया तो इसके मूल गुण में बदलाव हो गया और इसको अब हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। भौतिक परिवर्तन में पुनः प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इसमें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या है हमारा? ये है रासायनिक परिवर्तन। अब हम जानेंगे रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन के गुण में हम बात करेंगे। पहला गुण है इसमें नया पदार्थ बनता है। दूसरा गुण, यह अस्थाई होता है। हमने क्या बताया? जो भौतिक परिवर्तन में क्या, वह अस्थाई होता है, चलता रहता है, पुनः प्राप्त होता रहता है। लेकिन यह क्या है? अस्थाई है। अस्थाई मतलब कागज एक बार जला और कागज के जलने के बाद में हमें राख प्राप्त हो गया, तो क्या अब यह राख से दोबारा कागज बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो यहाँ से आने के बाद ये अस्थाई हो गया, राख अस्थाई हो गया कागज के जलने के बाद में, तो हमें ये पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये क्या हुआ? अस्थाई नहीं, अस्थाई है। यह क्या है? अस्थाई। और तीसरी बात हम आपको बात करना चाहेंगे, यह क्या होता है? इसमें हम प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कागज था, क्या हुआ? कागज था, पदार्थ को इसमें प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, पदार्थ को इसमें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन के कारण क्या हैं। हमने बात किया था इसके पहले मोमबत्ती का पिघलना बात किया था। वो क्या है? हमारा भौतिक परिवर्तन है। और इसमें हम क्या लेते हैं? मोमबत्ती जलना। मोमबत्ती को क्या कर दिया जाए? जला दिया जाए। अब मोमबत्ती का जलना समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का जलना क्या होता है। मोमबत्ती के अंदर एक बत्ती होती है, ऐसे होती है। मोमबत्ती कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा मोमबत्ती होता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये बत्ती होती है, ये क्या है? मोमबत्ती जल रही है। क्या है? जल रही है। तो मोमबत्ती जलेगी तो इसके बीच में जलेगा, इसकी जो बत्ती होती है वो जल के खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा? यह खत्म हो जाएगी। और खत्म होना मतलब दोबारा हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण में आएगा ये। दूसरा हम बात करते हैं कागज का जलना।
कागज का जलना, अब कागज को जला देंगे राख प्राप्त हो जाएगा और राख से हम पुनः कागज नहीं प्राप्त कर सकते, तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तीसरा हम लेते हैं, तीसरा है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए। इसके बाद आता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। क्या आता है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। हमने आपसे बताया था कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है, रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि उसमें भी एक नया पदार्थ बनता है और अभिक्रिया में भी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया जाए, वो एक नया पदार्थ बना दिया जाए, ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानते कैसे हैं, कैसे जान पाएंगे कि हम कि रासायनिक अभिक्रिया, यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो बताया जाएगा। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके, रासायनिक अभिक्रिया पहचानने के तरीके। पहला तरीका है अवस्था में परिवर्तन। क्या बेटा, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन क्या हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। अवस्था में परिवर्तन हो जाए, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जब अवस्था में परिवर्तन होगा, समझ जाएंगे क्या, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। दूसरा रंग में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, दूसरा बेटा रंग में परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन क्या है हमारा, तीसरा परिवर्तन हमारा क्या है, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन अगर होता है, समझ जाएंगे हम कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक अभिक्रिया इसमें हो रही है। चौथा गैस में परिवर्तन, चौथा गैस में परिवर्तन। अब गैस में परिवर्तन अगर हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। पहले हम बात करते हैं अवस्था में परिवर्तन, पहले हम बात करते हैं बेटा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन कैसे हो जाए तो हम जान जाए कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं बताना चाहूंगा आपको बेटा कि अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा। मैग्नीशियम का दहन ले लेते हैं बेटा, क्या ले लेते हैं, मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम का दहन। अब मैग्नीशियम के दहन में क्या बात करें बेटा, मैग्नीशियम क्या होता है, धातु होता है। क्या होता है बेटा, धातु होता है। क्या धातु होता है, तो क्या है, मैग्नीशियम धातु है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कराया जाए, इसको जलाया जाए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जला दिया जाए। किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और यह क्या है, यह हमारा है गैस। क्या है, गैस है हमारा। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाएगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैसे बनेगा, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया। हम क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम का छड़ लेते हैं, एक मैग्नीशियम का छड़ लेते हैं। हम मान लेते हैं ये क्या है, मैग्नीशियम का एक छड़ है। इसको क्या करते हैं, इसको हम जलाते हैं। इस छड़ को जब हम जलाएंगे, इस छड़ को हम जलाएंगे तो क्या होगा, जब ये जलेगा तो मैग्नीशियम जलता है तो बिल्कुल सफेद कलर की प्रकाश होता है, रोशनी आती है, तो मैग्नीशियम जल रहा है। अब मैग्नीशियम जलेगा तो जब जलने के बाद में इसके जो कण होंगे वो नीचे गिर जाएंगे और कण जो गिरेंगे वो चूर्ण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चूर्ण हो जाएंगे, चूर्ण हो जाएंगे, छोटे छोटे बुरादे के टाइप में हो जाएंगे। और जब वो बुरादे के टाइप में हो जाएंगे तो क्या हुआ, इसमें
मैग्नीशियम को जलाया गया, मैग्नीशियम का दहन किया गया और क्या बुरादा बन गया, क्या बन गया, बुरादा बन गया। तो मैग्नीशियम का बुरादा बन गया तो क्या हुआ, एक नया पदार्थ प्राप्त हो गया, एक क्षण से एक बुरादा हमको प्राप्त हुआ तो क्या हुआ, एक नया पदार्थ प्राप्त हुआ। तो मतलब मैग्नीशियम का दहन मतलब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। हम जान जाएंगे कि इसमें भी क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि इसमें भी नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है। इसके बाद बेटा बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे, हमने कहा था रंग में परिवर्तन, किसमें बेटा, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन कैसे होगा, रंग में परिवर्तन कैसे होगा, इस पे बात करते हैं। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अगर रंग में परिवर्तन हो जाए तो क्या रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, तो बिल्कुल आप निश्चित रहिए। कॉपर सल्फेट का क्या लेते हैं, चलिए भी लेते हैं, और कॉपर सल्फेट का किसके साथ, Fe के साथ रिएक्शन कराते हैं। Fe मतलब फेरस के साथ, फेरस मतलब आयरन, ठीक है। तो क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट को क्या करते हैं, Fe के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्रिया कराते हैं। तो क्रिया कैसे होगी, जो कॉपर सल्फेट है एक ये जलीय विलेन है और ये Fe क्या है, आयरन, लोहा है। तो क्या कराएंगे, जब इन दोनों का क्रिया होगा, अब क्रिया कैसे होगा आपको आगे बताएंगे। जब इसका हम क्रिया कराएंगे तो हमारा जो कॉपर सल्फेट होता है कॉपर सल्फेट होता है वो नीला कलर का होता है। किस कलर का होता है, नीला कलर का होता है। इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। और जो हमारा आयरन होता है ये मेरा क्या है, लोहा है, क्या है, लोहा है, लोहा। इसको हम क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। तो हमारा जब इसका दोनों का रिएक्शन कराएंगे या इसका दोनों को क्रिया होगा तो क्या प्राप्त होगा हमको, FeSO4 प्लस Cu को क्या कर देगा, ये Cu को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, Cu को बाहर कर देगा, Cu को बाहर कर देगा। अब विस्थापित कैसे करेगा, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में हमारा जो आयरन होता है, हमारा जो फेरस होता है वो कॉपर से ऊपर होता है, कॉपर से ऊपर होता है, कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो ये कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ, ये हमारा क्या हमारा फेरस सल्फेट, और ये क्या होता है, हमारा हल्का हरा रंग का होता है, हल्का हरा रंग का होता है, हल्का हरा रंग का होता है। तो क्या हुआ, नीले रंग से हरा रंग हो गया, नीले रंग से हरा रंग हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया। और रंग में परिवर्तन जैसे होगा हम समझ जाएंगे यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आपको बताना चाहेंगे, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो हमारा कॉपर सल्फेट जो होता है नीला कलर का जलीय विलेन होता है। इसमें अगर मान लेते हैं हम एक पात्र लेते हैं, इसमें कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, ऊपर से लोहे की कील उसमें क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। जब लोहे की कील उसके अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, लोहे की कील अंदर पड़ने के बाद में जो कॉपर होता है, कॉपर हमारा कैसा होता है, देखने में तो भूरा रंग का होता है, लेकिन उसका जो जलीय विलेन होता है वो नीले कलर का होता है। तो जब उसके अंदर हम कील डाल देंगे तो जो कॉपर से अधिक क्रियाशील है फेरस, तो क्या करेगा, कॉपर के जो अणु होते हैं क्या करेंगे, फेरस के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और फेरस के मतलब कील के चारों तरफ हल्के भूरे रंग का परत जम जाएगा। इसका भूरे रंग का परत जम जाएगा और जैसे भूरे रंग का परत जम जाएगा तो क्या होगा, एक कॉपर को विस्थापित कर लिया, कॉपर इसमें आ गया, कॉपर के गुण इसके कील में आ गए, लेकिन जो इसके कील के गुण थे वो क्या हुए, उस विलेन में मिल गए। और जैसे विलेन में मिले क्या हुआ, रंग बदल गया, हल्का हरा रंग हो गया। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या हुआ, कॉपर सल्फेट नीले रंग का था, अब क्या हल्का हरे रंग का हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया, नीला से हल्का हरा हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया। तो जैसे रंग में परिवर्तन होगा समझ जाएंगे यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं हमारा तापमान में परिवर्तन रहा, किसमें, तापमान में परिवर्तन। अब तापमान में परिवर्तन कैसे कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, आराम से कराएंगे, बस आप समझते चलिए, हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेटा तापमान में परिवर्तन, अब तापमान में परिवर्तन कैसे होगा, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। अब तापमान में परिवर्तन कैसे किया जाए, अब इसमें परिवर्तन होना चाहिए, तो कैसे जाने कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या करते हैं, हम लेते हैं क्या, जिंक, क्या लेते हैं, जिंक, और जिंक का रिएक्शन करा देते हैं H2SO4 के साथ। किसके साथ, H2SO4 के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं। हाँ, क्रिया करेगा, क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो जब जिंक को हम H2SO4 के साथ
क्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट जो प्राप्त होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन गैस क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा। और विस्थापित होते ही क्या होगा, उड़ने लगेगा। उड़ने क्यों, क्योंकि ये तो गैस है, ये तो गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो क्या होगा, ऊपर की ओर उड़ने लगेगा। ऊपर की ओर बेटा उड़ने लगेगा। तो हमारा क्या हुआ, जिंक। जिंक जब H2SO4 के साथ क्रिया करता है इसे क्या बोलते हैं बेटा, जिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंक। ये क्या है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करता है किसके साथ, जिंक के साथ। किसके साथ, जिंक के साथ। और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में जिंक सबसे ऊपर है। इसमें जिंक सबसे ऊपर है। किससे, सबसे ऊपर मतलब कि हाइड्रोजन से ऊपर है। किससे, हाइड्रोजन से ऊपर है, क्योंकि सबसे ऊपर तो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, तो जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है। सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी के बढ़ते क्रम में क्या है, जिंक ऊपर है। किससे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हुआ। हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील अगर हुआ तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। और हाइड्रोजन को जैसे विस्थापित करेगा तो क्या करेगा, जिंक जो है SO4 के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बना देगा। जिंक सल्फेट बना देगा। और जिंक सल्फेट बनाने के बाद में हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट हो जाएगा, जिंक सल्फेट। और उधर हाइड्रोजन गैस बाहर, हाइड्रोजन गैस बाहर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद बात करेंगे बेटा, इसके बाद बात करेंगे हम किस पे, इसके बाद बात करेंगे हम यही प्रमाण ले लेते हैं। क्या, यही उदाहरण ले लेते हैं किसमें, गैस में परिवर्तन। किसमें बेटा, गैस में परिवर्तन में हम यही उदाहरण ले लेते हैं, गैस में परिवर्तन। अब गैस में परिवर्तन क्या होंगे, उदाहरण ले लिए, इसलिए बेटा, इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे गैस में परिवर्तन। अब देखो गैस में परिवर्तन कैसे होगा, हमारा कुछ ऐसे बीकर होता है, इसमें हमारा क्या है, ये जलीय विलयन है। कौन सा जलीय विलयन है, ये हमारा जो जलीय विलयन है वो है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब H2SO4। H2SO4 जो हमारा है क्या है, ये हमारा जलीय विलयन है। क्लियर, इसमें हम क्या किए, ये देखो ये हमारा जो है ये दानेदार जिंक है। क्या बेटा, दानेदार जिंक, दानेदार जिंक। ठीक है, दानेदार जिंक है हमारा ये, दानेदार जिंक। तो क्या हुआ, अब हम क्या किए, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको एक बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्यों, अभी बता रहे हैं क्यों बंद कर देते हैं। हम क्या किए, एक बीकर लिए, इसमें क्या किए, हमने सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 का जलीय विलयन ले लिया। H2SO4 का जलीय विलयन में क्या किया, दानेदार जिंक को प्रवेश करा दिया। तो दानेदार जिंक को जैसे प्रवेश कराया तो इसके अंदर क्या हुआ, उबलना आने लगा, उष्मा आने लगी। उष्मा आने लगा मतलब ये क्या हुआ, गर्म होने लगा। तो इसकी अवस्था में परिवर्तन होने लगा। अब ये पूरा भर गया। अब ऊपर से इसको बंद कर दिए हम, जब इसको ऊपर से हम बंद कर दिए तो इसके अंदर जो उष्मा थी क्या हुआ, फैलने लगी चारों तरफ। और जब फैली तो ये गर्म हो गया, ये गर्म हो गया। तो जब ये गर्म हुआ तो छुएंगे तो क्या हुआ, इनकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। और ऊपर से जब बंद कर दिए तो क्या हुआ, गैस इसके अंदर भरी हो रह गई, गैस इसके अंदर भरी रह गई। और जैसे ही इसको हम निकाल दिए, जैसे इसको हम निकाल दिए, इसको क्या किया, निकाल दिए। तो जैसे निकालेंगे तो इसके अंदर की गैस क्या होगी, उड़ने लगेगी, उड़ने लगेगी। और गैस उड़ने लगी मतलब क्या हुआ, गैस निकलने लगा। तो क्या हुआ, गैस में परिवर्तन हो गया। तो गैस में परिवर्तन हुआ मतलब गैस निकल रहा है। तो जहां भी देखेंगे हम कि गैस निकल रहा है, समझ जाएंगे कि रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया वहां पे हो रही है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके में कि कैसे पहचानेंगे हम कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यहीं पे क्या करते हैं, आज हम ये क्लास यहीं पे क्या करते हैं, बंद करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। और आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जो आपको दिक्कत आ रही है बिल्कुल कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल ही इसकी पूरी वीडियो में पूरी ही आपकी अवधारणा की जाएगी।